हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम होता है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? तो ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण एक फंडामेंटल फोर्स है, एक नेचर ने दिया हुआ फोर्स है। चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, उसमें से एक गुरुत्वाकर्षण बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं। जो क्या करता है, किसी वस्तु को, किसी पिंड को सिर्फ आकर्षित करने का नेचर इसके पास है। और ये न्यूटन साइंटिस्ट जो थे उनके हिसाब से हम इसको समझते हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि विश्व के किन्हीं दो पिंडों के मध्य में ये बल लगता है। अगर मैं बात करूं का इसका गणितीय सूत्र, तो गणितीय सूत्र में हम क्या लिखते हैं? अगर कोई दो पिंड है, एक पिंड यहां पर है, एक पिंड यहां पर है, इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान m2 है, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी है वो r है, तब ये न्यूटन साहब क्या बोलते हैं? न्यूटन साहब ये बोलते हैं दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, जो आकर्षण बल लग रहा है, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बल हमें F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मिलता है, जहां पर m1 और m2 क्या है? दो पिंडों के द्रव्यमान है। कैपिटल G यहां पर क्या है? कैपिटल G यहां पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये भी कभी चेंज नहीं होने वाली वैल्यू है। जैसा कि साइंटिस्ट ने बताया कि एक यूनिवर्स के किन्हीं दो पिंडों के मध्य में हमेशा अगर नियतांक होगा तो उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है, और इसकी इकाई सिर्फ क्या होगी? न्यूटन। और जैसा कि आर बताया है दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में हम बात करते हैं गुरुत्व। गुरुत्व को हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। अगर दो पिंडों में से एक कोई पिंड क्या हो, पृथ्वी हो, दूसरा पिंड कोई सा भी हो सकता है, तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल रहेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। और अगर इसको पढ़ें तो क्या लिख सकते हैं हम? वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। कैपिटल जी आपने अभी देखा था, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। अब जी के मान, स्मॉल जी का मान है, ये समय के हिसाब से या ऊंचाई के हिसाब से बदलता रहता है। अगर मैं इसका गणितीय सूत्र की बात करूं कि गुरुत्वीय त्वरण का गणितीय सूत्र क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी एम ऑफ ई आर ऑफ ई स्क्वायर। एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है और उसका वर्ग है। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट अगर मैं पढ़ूं तो क्या पॉइंट मुझे मिलता है? देखिएगा बच्चों, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी की वैल्यू 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होती है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। विषुवत रेखा जिसको हम इक्वेटर कहेंगे, जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और इसका उल्टा, मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति पर जी का मान कम हो जाता है और घूर्णन गति कम होने पर जी का मान बढ़ जाता है। ये कुछ पॉइंट याद रखिए स्मॉल जी से संबंधित। स्मॉल जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लिफ्ट से संबंधित हम बात करते हैं वेट का, किसी वस्तु के भार की बात करते हैं। तो इसके चार पॉइंट हमें नोट करना चाहिए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। मतलब लिफ्ट अगर यहां से ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो वस्तु है इसके अंदर, अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, तो इस वस्तु का जो भार है वो कैसा लगेगा? बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, तथा नीचे आने पर घटता हुआ प्रतीत होगा। मतलब अगर ये किधर नीचे की ओर आएंगे तो इसका जो वस्तु है, इसके अंदर जो वस्तु रखी है, इसका भार घटता हुआ प्रतीत होगा। ऊपर जाने पर बढ़ता हुआ, अगर लिफ्ट ऐसे करके ऊपर जा रही है तो बढ़ता हुआ, और लिफ्ट नीचे आ रही है तो घटता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, मतलब इसका त्वरण भी नहीं हो रहा है, मंदन भी नहीं हो रहा है, उस स्थिति में
वस्तु जो उसके अंदर है, लिफ्ट के अंदर जो है वस्तु, उसमें कोई भार में परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, देखो दो तरीके से टूटने के चांसेस हो सकते हैं। अगर लिफ्ट नीचे उतर रही है और डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड, जो पिंड है मुक्त पिंड की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उसका वेट जो होता है वो भारहीन हो जाता है, मतलब वेटलेसनेस की कंडीशन को फील करता है। आगे समझ में। और अगर उतरते समय लिफ्ट का तुरंत गुरुत्वाकर्षण, हाँ ये हो गया, दोनों स्थिति में ऐसे ही होगा, दोनों स्थिति में यही होगा। मतलब यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में पिंड का भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। फोर्थ पॉइंट समझते हैं, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, ध्यान दीजिए फिर से, लिफ्ट जैसे मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण तो आपको पता है स्मॉल जी होगा, और नीचे उतरते समय मतलब ये लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट कहां आ रही है, नीचे आ रही है, और इसका त्वरण मान लीजिए ए है, और क्या बोलते जाते हैं, लिफ्ट का त्वरण मतलब ए का मान ज्यादा हो जाता है स्मॉल जी से, अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। क्या, फिर से, लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर, मान लो ये फर्श है, ये फर्श है, यहां पर कोई पिंड था और ये इसकी छत है मान के चल रही है, लेकिन अगर ए का मान जी से ज्यादा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसकी छत से लग जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है लिफ्ट में पिंड का भार से संबंधित। आगे देखते हैं बच्चों, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। साइंटिस्ट केपलर जो थे उन्होंने ग्रह से संबंधित कुछ नियम दिए थे, तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को समझते हैं। पहला नियम, जैसा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी में डायग्राम में बता दूंगा। देखिए, प्रथम नियम पथ से संबंधित नियम है। प्रथम नियम किससे संबंधित है, पथ से संबंधित है। तो प्रथम नियम क्या बोलता है, देखिए बच्चों, प्रथम नियम यह बोलता है कि जो इसकी कक्षा रहती है, किसकी कक्षा रहती है, जिसमें ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसकी जो कक्षा होती है वो इलिप्टिकल पाथ होती है। कौन सा पाथ होती है, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा, और उसमें से किसी एक फोकस पर सन होता है, सन मतलब सूर्य होता है, मतलब इसके दो फोकस होते हैं, किसी एक फोकस पर कौन होता है, सूरज होता है, सूर्य होता है, सन होता है। तो ये प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। द्वितीय नियम को समझ लेते हैं, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग, मतलब यहां ये दूरी है, ये क्षेत्रीय वेग और ये क्षेत्रीय वेग, मतलब ये जितना एरिया कवर करेगा, दूर रहेगा तो जितना एरिया कवर करेगा, पास कर रहेगा तब भी उतना ही एरिया कवर करेगा। लेकिन अगर सन से पिंड की दूरी, पिंड मतलब ग्रह की दूरी दूर है तो वो धीरे चलता हुआ प्रतीत होगा, और पास में है तो फास्ट चलता हुआ, तेजी से चलता हुआ प्रतीत होगा। एक बार पढ़ भी लेते हैं बच्चों, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। आई होप द्वितीय नियम भी समझ में आया होगा। कोणीय संवेग इसका क्या रहता है, नियत रहता है। तीसरा पॉइंट समझते हैं, तीसरा क्या होता है वो समझिए, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग, जो परिक्रमण काल का वर्ग है, इसको पूरा चक्कर लगाने में, मान लीजिए यहां से यहां तक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। तो इसका वर्ग, समय लगाने, पूरा चक्कर लगाने में लगे समय का वर्ग सूर्य से औसत दूरी r के घन के अनुपात होती है। सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुपाती होती है, टी स्क्वायर अनुपाती आर क्यूब। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको, तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। कुछ नोट करने वाली बात है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जब आप जूनियर क्लासेस में होंगे तब आपने शायद पढ़ा होगा कि हमारे जो सौर मंडल है इसमें कितने ग्रह होते हैं, तो आपने शायद 9 पढ़े होंगे, लेकिन अभी हम सौर मंडल में कितने ग्रह की बात करते हैं, 8 ग्रह की बात करते हैं। सबसे लास्ट वाला ग्रह था जो प्लूटो, अब उसको ग्रह का मेंबर नहीं माना जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। बुध जिसका जो परिक्रमण काल जो होता है वो ओनली 88 डेज होता है, मतलब 88 दिन ही होता है। और सबसे दूर वाला जो ग्रह माना जाता है
वो 165 ईयर्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा समय होता है। तो निकटतम ये हो गया हमारा ग्रह सूर्य के, और दूरस्थ जो हो गया वो वरुण या नेपच्यून हो गया। अब इससे ये भी पता चल रहा है कि जो सूर्य से जितनी ज्यादा दूर ग्रह होगा उसका आवर्तकाल उतना ही ज्यादा होगा, जो जितना पास में होगा उसका आवर्तकाल उतना ही कम होगा। मतलब परिक्रमा करना सिंपल हो जाएगा, बहुत कम समय में परिक्रमा कर पाएगा। तो ये चीज भी नोट हो गई होगी, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उपग्रह, उपग्रह क्या है? उपग्रह ऐसी कोई युक्ति को बोला गया है जो क्या करें, ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करें। अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। जैसे ग्रह हमने क्या बोला था, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसी कोई युक्ति को, ऐसी कोई चीजों को हमने क्या बोला, ऐसी कोई सेलेस्टियल बॉडी को क्या बोला था? ग्रह बोला था, प्लेनेट बोला था। लेकिन सैटेलाइट्स का मतलब क्या हुआ? सैटेलाइट उन सारे डिवाइसेस को या सारी युक्तियों को या सारे ऐसे कोई सेलेस्टियल बॉडी को कहते हैं जो किसके चारों ओर परिक्रमा लगाए? वो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा लगाए। तो हम प्राकृतिक सैटेलाइट की बात करें, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें अर्थ का, तो वो क्या है? चंद्रमा है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, टाइप्स, डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट होते हैं। कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट अगर अर्थ की बात करें तो एक चंद्रमा ही है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं, इनसेट 1, इनसेट 2, इंडियन सैटेलाइट जिनको हम बोल सकते हैं, आर्यभट्ट, और ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हुए हैं, वो सबके सब आर्टिफिशियल होते हैं। चलिए, उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर इसके पॉइंट को अगर मैं देखूं, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी, मतलब व्युत्क्रमणुपाती होता है। ज्यादा ऊंचाई कम चाल, कम ऊंचाई ज्यादा चाल। दूसरा पॉइंट को नोट देखते हैं, उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ये गणितीय सूत्र देख लीजिए, गणितीय सूत्र आपको सारी वैल्यू बता देता है। क्या इसमें कहीं वस्तु के द्रव्यमान की बात की गई है? नहीं की गई है बच्चों। तो ये क्या नहीं करता है? कक्षीय चाल, उपग्रह कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मतलब उपग्रह का कितना द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करेगा। अब बात करते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट्स। तो उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे, उस उपग्रह का क्या कहते हैं? परिक्रमण काल या पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। इसका अगर मैं गणितीय सूत्र की देखूं तो ये क्या बनता है? तो टी बराबर, इसको हम परिक्रमण काल को टी बोल देते हैं, पीरियड के लिए, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन के लिए, कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। कक्षा की परिधि को हम सरकमफेरेंस बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने इंग्लिश वर्ड ले लिया है सरकमफेरेंस। और यहां पर कक्षीय चाल को हमने क्या लिखा है? √g_r, जो कि आपने ऊपर भी लिखा था, है ना। अब ये जैसा कि हमने नोट कर लिया था, उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा उपग्रह का। आगे पढ़ते हैं। भूस्थायी उपग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपग्रह है हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। आज मैं अगर वीडियो बना पा रहा हूं, आप मेरा वीडियो देख पाएंगे, तो कारण क्या है? भूस्थायी उपग्रह। इसी के कारण हम मोबाइल कम्युनिकेशन कर पाते हैं, गूगल सर्च कर पाते हैं, नेट हमें मिल पाता है, या फिर बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हमें मिल पा रहा है वो इसका रेंज के कारण, नेटवर्क के कारण ही पॉसिबल है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, जिसका आवर्त काल या परिभ्रमण काल कितना हो? जितना पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है अपनी अक्ष पर, उतना ही इसका होना चाहिए। तो इसको हमने, इसका समय कितना होना चाहिए? 24 आवर्स। आपको पता है एक दिन कितने आवर्स का होता है? तो 24 आवर्स का होता है। यह पृथ्वी तल से लगभग 36,000, के का मतलब यहां पर हजार है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर परिक्रमा लगाता है बच्चों। कितना?
36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर परिक्रमा लगाता है। इसे संचार उपग्रह भी कहा जाता है। तो कौन से उपग्रह को संचार उपग्रह कहा जाता है? तो आप कहेंगे भूस्थायी उपग्रह को संचार उपग्रह भी कहा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है। अगर मैं बात कर लूं कि भाई उपग्रह में हमने ये उपग्रह क्यों पढ़े हैं, तो दूरदर्शन के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, रेडियो, मोबाइल फोन, चाहे वो हम बात करें ऑडियो वीडियो कॉल, वो भी किस कारण से पॉसिबल है? भूस्थायी उपग्रह के कारण ही पॉसिबल है। एक लास्ट टॉपिक इसमें और हमें कवर करना चाहिए, और उस टॉपिक का नाम होता है पलायन वेग, इसके वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई वस्तु को मैं ऐसे करके फेंक रहा हूं, तो क्या है, वस्तु कहां आएगी? वापस ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगी। लेकिन कोई एक ऐसा मिनिमम या न्यूनतम इसको मैं कोई वेग दे दूं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और ऑटोमेटिकली ये वापस ना आए, तो वो न्यूनतम जो वेग होता है उसी को हम बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग, इसके वेलोसिटी। इसका गणितीय सूत्र की बात करें तो ये कक्षीय वेग से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें देखिएगा जो था 2 नहीं था। कक्षीय वेग में जो v ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो 2 जी आर होता है, ओनली स्मॉल जी और आर होता है, लेकिन ये इसमें रूट में 2 भी आता है। और जो पलायन वेग होता है पृथ्वी के लिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। नोट करते हैं इसके बारे में, यदि किसी ग्रह पर वायुमंडल में उपस्थित अणुओं का औसत वेग, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार बोला जाता है कि जो मार्स है, मंगल पर वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसका कारण दीजिए, तो इसका यही कारण होगा, किसी ग्रह पर वायुमंडल में उपस्थित अणुओं का औसत वेग अगर पलायन वेग से कम होने पर ही उस ग्रह पर एटमॉस्फेयर वायुमंडल होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, पृथ्वी सतह पर जो अणु हैं, किसी वायुमंडल के अणु हैं, उसका ऐसा औसत वेग किससे कम है? उसका औसत वेग पलायन वेग से कम है, इसलिए यहां पर वायुमंडल है। लेकिन क्या हो रहा है, जहां पर अगर हम मार्स की बात करें, मंगल की बात करें, वहां पर क्या है, जो अणुओं का औसत वेग है वो पलायन वेग से बहुत ज्यादा है। भाई बहुत ज्यादा है, तो वो उससे क्या हो रहा है, उस क्षेत्र को बाहर कर रहे हैं, उसको वह एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी है, सारे कॉन्सेप्ट एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा दिखा दूं मैं आपको क्या क्या हमने पढ़ा है, ताकि आपको याद रहे। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, बच्चों कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है क्या, तो इसके बारे में आपने पढ़ा है। दूसरा हमने बात की है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन एक पिंड क्या हो, अगर धरती हो, पृथ्वी हो, तो उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। लिफ्ट में भार का 3-4 कॉन्सेप्ट जो है, आप इसको याद रखिए, कई बार पूछते हैं। अगर हम बात करें ग्रह की गति के संबंधित 3 नियम जो हैं, एक हमें कहें कक्षा का नियम, दूसरा हम कहें उसके क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा कहें कि आवर्तकाल का नियम, करके ऐसा हम कह सकते हैं। और तीनों को हमने यहां पर समझा है। कौन सा पास का ग्रह है? निकटतम बुध है, जिसका आवर्तकाल 88 डेज होता है, और नेपच्यून या वरुण जो है वो सबसे दूर का है, इसका 165 साल होता है, एक परिक्रमा पूरा करता है सूर्य की। उपग्रह किसे कहते हैं, हमने ये पढ़ लिया है। और भूस्थायी उपग्रह क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।